हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी सुपर टेट के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टेट के परीक्षा के बाद तुरंत ही सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो जिनका भी यूपी टेट या सी टेट क्लियर है वो सुपर टेट की तैयारी में अभी से ही लग जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन एक, विद्युत धारा लेने की दशा में सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। दूसरा है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। ऑप्शन ए कथन एक सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी, कथन एक और दो दोनों सही है। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर मापन के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध के संदर्भ में विचार कीजिए। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है, प्रतिरोध ऐसी राशि है जिस पर पदार्थ की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी एक दो और तीन सही है। टू का आंसर है ऑप्शन एक और दो सही है। चालक वह गुण जिसके कारण उसमें प्रभावित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कहलाता है। स्थिरता पर किसी चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अर्थात इसका फॉर्मूला है, चालक का प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं तथा मिश्र धातुओं के प्रतिरोध के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन एक, चांदी तांबा तथा एल्यूमिनियम का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ऑप्शन दो, मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम मैग्नीन आदि का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन ए कथन एक सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। थ्री का आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चांदी तांबा तथा एल्यूमिनियम का प्रतिरोध बहुत कम होता है और कुछ विशेष मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम मैग्नीन आदि का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसमें दोनों ही गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन दो, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 का आंसर है ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। हमारे घरों में बिजली के बल्ब पंखे हीटर फ्रिज इत्यादि समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, ऊष्मीय प्रभाव का कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करना है। दूसरा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक हो तो उससे धारा गुजरने पर ऊष्मीय प्रभाव बहुत कम होता है। ऑप्शन एक केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन ए केवल एक सही है। विद्युत धारा के प्रवाह से
किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्ब के तंतु के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन 2, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा लगभग 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए, कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है, यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कथन है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए, कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव धारा के परिमाण बढ़ने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन 1, यह टांका नामक मिश्र धातु की बनी होती है। ऑप्शन 2, इसका प्रतिरोध उच्च होता है जबकि गलनांक कम होता है। ऑप्शन ए, कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 का आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे तथा कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। यह मिश्र धातु टांका का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चुंबक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन 1, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक व विद्युत चुंबक। ऑप्शन 2, विद्युत चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ऑप्शन ए, कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 सही है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दंड चुंबक के संदर्भ में विचार करें। पहला है, दंड चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। दूसरा है, जब दंड चुंबक को बीच से काट देते हैं तो उसका दैशिक गुण समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 का आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। जब दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, यह कथन सही है। किंतु दंड चुंबक को बीच से काटने पर उसका दैशिक गुण समाप्त नहीं होता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? और पहला कथन है, यह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है। दूसरा कथन है, यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध पदार्थ के गुण होते हैं। ऑप्शन ए, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके। ऑप्शन 2, यह अणु तत्व और यौगिक दोनों के हो सकते हैं। ऑप्शन 3, अणु में पदार्थ के सारे गुण धर्म विद्यमान होते हैं।
ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी केवल कथन 3 सही है। 12 का आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सारे गुणधर्म बने रहते हैं अणु कहलाते हैं। यह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? और पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। दूसरा है इस पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है। तीसरा है इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कथन 1 सही है। ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है। 13 का आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। इलेक्ट्रॉन में भार न के बराबर अर्थात नगण्य होता है। इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु के भार का 1/1840 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। आवेश की यह मात्रा एक इकाई ऋणात्मक आवेश के बराबर मानी जाती है क्योंकि यह सबसे छोटी ऋणात्मक इकाई है जिसे कोई भी कण ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटॉन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पहला है प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्मिथ ने की थी। दूसरा है प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है। तीसरा है प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन ए कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन डी कथन 1 और 3 सही है। 14 का आंसर है ऑप्शन बी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन की संहति एक हाइड्रोजन परमाणु की संहति के समान होती है और एक इलेक्ट्रॉन की संहति की तुलना में 1840 गुणी अधिक होती है। इसमें एक इकाई धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। न्यूट्रॉन के संदर्भ में विचार करें। पहला है न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। दूसरा है यह विद्युत उदासीन कण होते हैं। तीसरा है इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी केवल कथन 1 सही है। 15 का आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। वर्ष 1932 में चैडविक ने एक मूलभूत कण की खोज की थी। इस कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। यह कण वैद्युत रूप से उदासीन अथवा अनावेशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। परमाणु के नाभिक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा है परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थिर होता है। तीसरा है नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को निरूपित करते हैं। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है। ऑप्शन डी केवल 3 सही है। 16 का आंसर है ऑप्शन सी केवल कथन 1 सही है। परमाणु का लगभग पूर्ण द्रव्यमान थोड़े से स्थान में केंद्रित है, अतः वे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो परमाणु के कुल द्रव्यमान को दर्शाते हैं नाभिक कहा जाता है। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन नाभिक में धनात्मक आवेशों की संख्या को दर्शाते हैं। इस संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, अर्थात ऑप्शन केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17। कैथोड किरणों के संदर्भ में विचार करें। पहला है यह किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। दूसरा है ये ऋण आवेशित किरणें हैं लेकिन यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर है ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है एवं कैथोड किरणें
ऋणात्मक आवेशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन होता है अर्थात पदार्थ के गुण धर्म बदल जाते हैं। दूसरा है ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल दो सही है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह परिवर्तन संपूर्ण विश्व में होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन धीमे तो कुछ तेज होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के सदैव ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि ऑप्शन ए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ऑप्शन बी, अभिकारक के कुल द्रव्यमान में अभिक्रिया के बाद कुछ कमी आ जाती है। ऑप्शन सी, उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान से अधिक होता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। द्रव्यमान की अविनाशिता के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻22। ऑप्शन सी 6.23 इंटू 10⁻24। ऑप्शन डी 6.023 इंटू 10⁻21। 21 का आंसर है ऑप्शन ए 6.023 इंटू 10⁻23। किसी पदार्थ के एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं।